हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विस्कस फोर्स ऑन दी मूविंग ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्लूइड। तो कोई ऑब्जेक्ट है, मैं सपोज कर लेते हैं हमको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर कितना आपका विस्कस फोर्स लगेगा देखते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास ये कोई फ्लूइड है, राइट। तो ये कोई फ्लूइड है हमारे पास में, ठीक है जी। इस फ्लूइड की विस्कोसिटी ईटा है। विस्कोसिटी कितनी से ईटा है। इसके अंदर कोई आपके पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस फ्लूइड के अंदर, ठीक है जी। तो ये कैपिटल आर का स्फीयर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्लूइड के अंदर और फ्लूइड की विस्कोसिटी कितनी ईटा है, राइट। तो इसमें विस्कस फोर्स कितना लगेगा आपको पता है। जो विस्कस फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पर वो पीछे की तरफ लगेगा। तो जो ये लिक्विड है इस पीछे की तरफ इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर एक विस्कस फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो कितना लगेगा ये विस्कस फोर्स। तो ये विस्कस फोर्स डिपेंड करता है आपका फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, सॉरी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। विस्कस फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है रेडियस कितना है। तो जितना ज़्यादा रेडियस होगा तो ज़्यादा इस पर विस्कस फोर्स लगेगा समझ गए ना। और आपका विस्कस फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि विस्कोसिटी कितनी है फ्लूइड की। तो जितना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड होगा उतना ज़्यादा वो विस्कस फोर्स उसके ऊपर डालेगा। इन सबको मैं कंबाइन करता हूँ। विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ईटा आर इंटू वी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो हमें कांस्टेंट देना पड़ेगा। कांस्टेंट हमारे पास आता है 6 पाई ई ईटा आर वी। ये जो आपका ये एक्सपेरिमेंटली लेके आया गया है ये रिजल्ट, ठीक है जी। तो ये जो विस्कस फोर्स है, तो ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर इतना विस्कस फोर्स लगता है पीछे की तरफ, राइट। तो आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा कि कितना विस्कस फोर्स लगता है। ये विस्कस फोर्स कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है विस्कस फोर्स। तो ये एफ वी क्या है यहाँ पे, ये विस्कस फोर्स है। ये क्या है, विस्कस फोर्स। मैं बता चुका हूँ विस्कस फोर्स क्या होता है। ये किसी फ्लूइड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी दूसरी फ्लूइड लेयर पर डाला गया फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो विस्कस फोर्स बेसिकली इज ए फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू फ्लूइड लेयर्स, या फ्लूइड के द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कितना विस्कस ड्रैग डाला गया, राइट। तो ये आपका है विस्कस फोर्स, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी आपका एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये। बहुत से क्वेश्चन बने हैं टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है जी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा सुनो, आपको जैसा कि पता है कोई फ्लूइड है, किसी फ्लूइड में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना मान लेते हैं, वी मान लेते हैं, लेट, है ना। लेट वी इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। इमर्स्ड ऑब्जेक्ट की का वॉल्यूम है ये, ठीक है जी। मैं मान लेता हूँ रो है, इसकी डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। किसकी डेंसिटी है, फ्लूइड की डेंसिटी है, ठीक है जी। और इसका रेडियस में मान लेता हूँ कैपिटल आर है। तो आपको पता है जैसे आप इसको पानी में इमर्स करेंगे तो कुछ लिक्विड को ये डिस्प्लेस करेगा, तो उस लिक्विड का जो वेट होगा उसके बराबर का इस पर क्या लगेगा, ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लगेगा, ठीक है जी। तो आपको पता है ना, जो जितना फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया है उस डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के इक्वल का इसमें बाइंड फोर्स लगेगा। अच्छा, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इस पर नीचे तरफ लग रहा है इसका वेट। तो डब्ल्यू क्या चाहिए, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट का वेट है, राइट। अच्छा, शुरुआत में इसकी आपने जब उसको ड्रॉप किया है, जब हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कितनी लेते हैं अब आपको पता है कि भैया विस्कस फोर्स वेलोसिटी 0 है, तो विस्कस फोर्स भी 0 होगा, ठीक है जी। तो शुरुआत में इसमें विस्कस फोर्स क्या लग रहा था, 0 लग रहा था, क्या लग रहा था, 0 लग रहा था। बट अभी मैं कह रहा हूँ नेट फोर्स नीचे है, नेट फोर्स नीचे क्योंकि वेट ज़्यादा है, बाइंड फोर्स कम है, विस्कस फोर्स अभी 0 है इनिशियली, तो नेट फोर्स मैं कहता हूँ नीचे की तरफ है। तो नेट फोर्स नीचे होने की वजह से ये एस्लेट करेगा नीचे की तरफ। एस्लेट करने से मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो डाउनवर्ड्स की वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है जी। बट अभी भी क्या हो रहा है, ये ऊपर के दोनों फोर्सेस जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं, बाइंड फोर्स और विस्कस फोर्स, दोनों मिलकर वेट को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी नेट फोर्स कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा तो मतलब ये नीचे की तरफ फिर एस्लेट करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, समझ रहे हो। और अभी भी बाइंड फोर्स विस्कस फोर्स दोनों मिलके वेट को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी नेट फोर्स किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, समझ गए ना। तो ये नीचे से एस्लेट करेगा, अगेन वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा। और हो सकता है एक टाइम ऐसा आ जाए कि बाइंड फोर्स और वेलोसिटी विस्कस फोर्स दोनों मिलके इसके वेट को बैलेंस कर लें। उस केस में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज होना बंद हो जाएगी। अब जो इसने मैक्सिमम स्पीड अटेंड कर ली है, ये उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिरेगा। तो दैट कांस्टेंट एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी विद व्हिच दिस ऑब्जेक्ट फॉल इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी,
समझ में आया आप लोगों को? तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। ये वो कांस्टेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जो कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट अचीव करता है किसी लिक्विड या किसी फ्लूइड के अंदर, राइट। तो क्या होता है ये, तो हम बात करें टर्मिनल वेलोसिटी की। इट इज द टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इट इज दी कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी attained by a falling object inside the fluid। तो फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करता है ना, कांस्टेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करता है, वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है, राइट। तो एट दैट मोमेंट, उस समय पे ऐसा क्या होता है भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो जाती है, बिकॉज बाइंड फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों मिलके वेट को बैलेंस कर लेते हैं, समझ रहे हो। एट दैट इक्विलिब्रियम है ना, तो उस इक्विलिब्रियम में क्या होगा भाई, उस इक्विलिब्रियम में हमारे पास में बाइंड फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों मिलके बॉडी के वेट को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है जी। बाइंड फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज मैं कहता हूँ V वॉल्यूम है, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है बाइंड फोर्स कितना होता है भाई, बाइंड फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका वेट के बराबर डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो हमें कुछ नहीं करना, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट निकालना है बाइंड फोर्स के लिए। तो बाइंड फोर्स के लिए डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट कितना होगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास इनटू जी, है ना। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम, तो जो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वही डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम भी होगा, ठीक है जी। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है, मास। तो ये आ जाएगा किसका मास, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास इनटू जी। विस्कस फोर्स कितना होता है, 6 पाई ईटा आर वी टी, यही होता है। तो वी टी को मैंने टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब उस समय जब ये दोनों फोर्सेस मिलकर वेट को बैलेंस कर लेंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा बॉडी पर, उस सीन में जो इसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको मैंने क्या मान लिया, वी टी मान लिया, टर्मिनल वेलोसिटी मान लिया, ठीक है जी। तो उस मोमेंट पे ये दोनों मिलके बॉडी के वेट को बैलेंस कर लेंगे। बॉडी का वेट कितना होगा, बॉडी का मास होगा बॉडी का वॉल्यूम इंटू बॉडी की डेंसिटी, है ना। तो मास आ गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, समझ गए। तो हमें यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 पाई ईटा आर वी टी इक्वल्स टू वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, ठीक है जी। इन दोनों से क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में से कॉमन है आपका v और g, अंदर आएगा रो माइनस सिग्मा, ठीक। 6 पाई ईटा आर वी टी। अच्छा जी, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू जी रो माइनस सिग्मा। तो यहाँ से पाई से गया आपका 1 पाई, ठीक है जी, आर से गया 1 आर, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो जो बच गया उसको हम लिख लेंगे, ये 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है जी। इसको वहाँ नीचे भेज देंगे। वी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, वी टी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कितनी, देखिए 2/3, 3 जा 9, 2/9, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर जी और यहाँ पे ईटा, आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा अंदर रो माइनस सिग्मा। तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। तो जो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी या मैं यूँ कहूँ मैक्सिमम वेलोसिटी, जो कि ये क्या बोलते हैं फॉलिंग ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्लूइड अटेन कर पाएगा, वो मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड करता है भैया इसका रेडियस कितना है, ठीक है जी, विस्कोसिटी कितनी है और दोनों ऑब्जेक्ट की और फ्लूइड की डेंसिटी का डिफरेंस कितना है। तो डेंसिटी के डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है किसके लिए, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है जी, कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये टर्मिनल वेलोसिटी कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, याद रखिएगा। इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन आपके बन चुके हैं कि जब टर्मिनल वेलोसिटी होती है किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की इनसाइड द फ्लूइड, ये कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करती है, राइट। तो ये आपके सामने फैक्टर हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, अब मैं बता दूं क्वांटिटी इक्वेशन और बर्नौली थ्योरम में तभी एप्लीकेबल होती है जब आपका फ्लूइड आइडियल होता है। और फ्लूइड फ्लो किस प्रकार का होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो होता है आपका। तो ये क्वांटिटी इक्वेशन और आपकी बर्नौली थ्योरम तभी एप्लीकेबल होती है जब आपका फ्लूइड आइडियल हो और स्ट्रीमलाइन फ्लो हो उसका, ठीक है जी। तो क्वांटिटी इक्वेशन क्या बोलती है, तो फॉर आइडियल एंड स्ट्रीमलाइन flow of liquid, flow of fluid, the mass flow rate
फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि मतलब कोई मेरे पास सपोज मैं कहता हूँ पाइप है, ये मेरे पास एक वैरिंग क्रॉस सेक्शन पाइप है, ये पाइप है राइट, तो इसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जितना मास पर सेकंड यहाँ पे एंटर कर रहा है उतना मास पर सेकंड यहाँ पर एग्जिट करेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस एंड पर जितना मास ऑफ लिक्विड पर सेकंड एंटर कर रहा है, इस एंड पर उतना मास ऑफ लिक्विड पर सेकंड आपका लीव भी करेगा। तो मतलब दैट इज कॉल्ड मास फ्लो रेट। और यही केवल एंट्रेंस और एग्जिट पर नहीं, आप अंदर किसी भी क्रॉस सेक्शन पकड़ लेंगे तो उस क्रॉस सेक्शन को जितना मास पर सेकंड आपका क्रॉस कर रहा है वो कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन को जितना मास पर सेकंड क्रॉस कर रहा है उतना ही मास पर सेकंड यहाँ पे इस वाले क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है एंड सो ऑन। तो मास पर सेकंड क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट थ्रू आउट दी वॉल्यूम। समझ गए ना? तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहने वाली है। अच्छा जी, मैंने बोला इसमें, अच्छा ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है भाई? प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मास, और आप ये भी कह सकते हैं और इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए, मतलब फ्लूइड की डेंसिटी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? ऐसा फ्लूइड जिसपे विस्कस फोर्स हम लगभग जीरो मानते हैं, ऐसा फ्लूइड जिसमें कि दो फ्लूइड लेयर के बीच में विस्कस फोर्स लगभग जीरो होता है और जिसकी डेंसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट, उसको कंप्रेस नहीं हो सकता। तो ऐसे फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड मानते हैं। क्या मानते हैं? आइडियल फ्लूइड मानते हैं। ठीक है जी। तो मतलब आपका अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं है, मतलब वो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो जितना मास एंटर करेगा उतना मास आपका लीव होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि एंट्रेंस पर जो मास फ्लो रेट है, लेट M1 और M2 क्या है? M1 और M2 क्या है? ये मास फ्लो रेट है। क्या ये? मास फ्लो रेट एट एंट्रेंस एंड एग्जिट रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। तो मास फ्लो रेट कितना एंटर कर रहा है पर सेकंड और कितना लीव कर रहा है, और V1 V2 क्या है? V1 एंड V2 क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या है ये? वॉल्यूम फ्लो रेट एट एंट्रेंस एंड एग्जिट रेस्पेक्टिवली। तो ये V1 V2 क्या? वॉल्यूम फ्लो रेट है राइट। स्मॉल V1 और स्मॉल V2 क्या है? स्मॉल V1 एंड स्मॉल V2 क्या है? ये क्या है? वेलोसिटी एट एंट्रेंस एंड एग्जिट रेस्पेक्टिवली। तो एंट्रेंस पे कितनी वेलोसिटी है? V1 है, और एग्जिट पे यहाँ पे कितनी वेलोसिटी भैया? V2 मान लेते हैं। स्मॉल v क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है जी। यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैं मान लेता हूँ A1 है। कितना है? A1 है। यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लेते हैं हम लोग? A2 है राइट। तो A1 A2 क्या है? A1 एंड A2 आर दी क्रॉस सेक्शन एरिया एट एंट्रेंस एंड एग्जिट रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। तो एंट्रेंस पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ पे आपका A2 है राइट। तो अब क्या बोलता है कि मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। तो जितना मास अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी इक्वेशन, सो हम कह सकते हैं मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट। M1 बराबर M2, ये कांस्टेंट है। और मास फ्लो रेट कैसे होगा भैया? ये M के बराबर मान लेते हैं इसको। ठीक है जी। और मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, वो मास कितना होता है भाई? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम अगर मास फ्लो रेट है तो वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू डेंसिटी। मैंने क्या बोला? आपका लिक्विड क्या है? इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो एंट्रेंस पे उसकी डेंसिटी रो है, तो एग्जिट पर भी उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? रो हो जाएगी। V2 क्या चीज़ है? ये है वॉल्यूम फ्लो रेट एट एग्जिट। ठीक है जी। इक्वल्स टू, इसको मान लेता हूँ मैं V इंटू रो मान लेता हूँ। तो रो से रो गया, तो मतलब हमारा क्या जाएगा? वॉल्यूम फ्लो रेट भी कांस्टेंट आ जाएगी। समझ गए ना? ये वॉल्यूम फ्लो रेट भी क्या है? कांस्टेंट है। तो मतलब ना केवल मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट भी कांस्टेंट है। कितना वॉल्यूम आपका एंटर कर रहा है पर सेकंड, उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड आपका लीव करेगा। मैं कह रहा हूँ 10 लीटर आपका वाटर एंटर कर रहा है पर सेकंड, तो 10 लीटर ऑफ वाटर आपका लीव भी करेगा पर सेकंड। दैट इज कॉल्ड वाटर फ्लो रेट। तो थ्रू आउट द वॉल्यूम आपका वॉल्यूम फ्लो रेट भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी बच्चों। ठीक है ना? अब वॉल्यूम फ्लो रेट को कैसे निकालते हैं हम लोग? वॉल्यूम फ्लो रेट को कैसे निकालते हैं? एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। एरिया को मल्टीप्लाई कर दो किससे? वेलोसिटी से, तो वो आ जाएगी वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट को हम कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम फ्लो रेट को निकाल सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी। स्मॉल v फॉर वेलोसिटी, कैपिटल V फॉर वॉल्यूम फ्लो रेट। ध्यान रखना अब ये
एग्जिट पे कितनी होगी, A2 इंटू V2। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चन आ गई बच्चों कि किसी भी लिक्विड के लिए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। किसी भी फ्लूइड फ्लो के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। समझ गए ना। V क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट एंट्रेंस एंड एग्जिट। तो आपको आइडिया लग गया। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपकी, क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, इसी इक्वेशन को अगर मैं अप्लाई करता हूँ, आपने देखा होगा टैप होता है, पानी होता है ना, पानी जो नल होता है, पानी का नल होता है। ठीक है जी, पानी को, नल को अगर प्यार से खोलोगे आप तो जो पानी गिरता है, कैसे गिरता है पानी, अगर मैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, समझ गए ना, तो आपको दिखेगा पानी ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरता हुआ दिखाई देता है, राइट। तो पानी ऐसा गिरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है जी, तो ऐसा पानी गिरता है, तो जैसे पानी नीचे जा रहा है तो उसका वो नैरो होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, राइट। तो ऊपर की तरफ तो पानी का ये ब्रॉड है, नीचे की तरफ क्या है, ये नैरो होता जा रहा है। क्यों हो रहा है भाई ये, क्योंकि अगर मैं देखूं ऊपर के आपका जो पानी का वो है, इसका वाटर का कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, वो है क्या, ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। यहाँ पे वेलोसिटी मैं V1 मान लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे एरिया कितना है, यहाँ पे एरिया A1 मान लेते हैं। आपको पता है वाटर शुरुआत में तो जब पानी गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हम लगभग 0 लेते हैं। ठीक है जी, तो जैसे पानी नीचे जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, V2 होगी। वेलोसिटी कितनी हो गई, V2 होगी। वेलोसिटी बढ़ गई, तो वेलोसिटी बढ़ गई तो आपको पता है एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ गई है तो एरिया को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा एरिया को, सच दैट देयर प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपने देखा होगा पानी नीचे जाते हुए उसका धार पतली होती रहती है ना, तो यहाँ पे एरिया क्या होता है, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A1 V1 क्या है, A1 और V1 का जो प्रोडक्ट है वो A2 V2 के बराबर है। अगर V2 ज़्यादा है, V1 कम है, तो अकॉर्डिंगली इसमें A2 कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, और पहले वाला जो एरिया तो बड़ा है, एरिया ज़्यादा है। समझ गए क्या, समझ रहे हो। तो नीचे जाते हो पानी की धार पतली क्यों होती रहती है, बिकॉज आपका वेलोसिटी वाटर की बढ़ती रहती है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा, ताकि इन दोनों प्रोडक्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यही रीज़न है कि जब आप किसी पाइप से पानी करते हैं तो आगे अगर पाइप को दबाते हैं तो पानी की धार की वेलोसिटी बढ़ जाती है और पानी दूर तक जाता है ना। आपने कभी देखा हो पानी को, बाइक को धोआ या कार को धोते वक्त आप आगे पाइप को दबाते हैं तो उससे धार उसकी लंबी निकलती है। क्यों, क्योंकि उस पाइप को दबाने पर एरिया कम हो जाता है। एरिया कम हो गया भैया, एरिया अगर कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो एरिया कम करने पर उसकी धार की वेलोसिटी बढ़ जाती है और वो धार ज़्यादा दूर तक जाती है ना। तो आपने देखा कि कैसे, अच्छा जितने फाउंटेन्स वगैरह होते हैं, फव्वारे वगैरह होते हैं, और आपने देखा होली पे जो पिचकारी होती है वो भी किस फंडे पे काम करती है, इसी फंडे पे काम करती है। भाई पिचकारी कैसे होती है, उसका देखो आप ऐसे होते हैं ना, क्रॉस सेक्शन आपका ऐसा होता है, क्रॉस सेक्शन उसका आगे नोजल टाइप में होता है। तो यहाँ पर तो एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया एकदम से क्या हो गया, कम हो गया, एकदम से कम हो गया। तो फ्लूइड की वेलोसिटी यहाँ पर मैं कहता हूँ V1 है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, V1 है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, V2 हो जाएगी, और V2 इज वेरी मच ग्रेटर देन V1। तो ये वाली वेलोसिटी जो फ्लूइड की होती है इस वाली वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। समझ गए क्यों, क्योंकि आपने एरिया यहाँ पे क्या कर दिया, एकदम से कम कर दिया। ये एरिया A2 है, यहाँ पे एरिया कितना है, यहाँ पे एरिया A1 है। यहाँ पे एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, यहाँ पे एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आगे से नोजल शेप में क्यों होते हैं किसी क्या बोलते हैं आपके जेट या फिर किसी फाउंटेन के जो आगे से उस शेप होता है ना, इस फॉर्म में होता है, नोजल फॉर्म में होता है आपको ये ना। ये क्यों होती है, ताकि आपकी जेट की वेलोसिटी बढ़ाई जा सके। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा आपको ये। चलिए जी ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंस की तरफ। नेक्स्ट, बर्नौली थ्योरम आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको हर बार इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम से मिलने वाला है। ठीक है जी, तो डिस्कस करते हैं बर्नौली थ्योरम क्या होता है। बर्नौली थ्योरम बच्चों बेसिकली जुड़ा हुआ है जो आपका किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड फ्लो की एनर्जी से। ठीक है जी, तो सपोज मेरे पास एक पाइप है, तो इस पाइप का आप देख रहे हैं आपकी हाइट भी वेरी कर रही है, क्रॉस सेक्शन भी वेरी कर रहा है, राइट। ठीक है जी, ये ग्राउंड है ना, रेफरेंस के लिए। यहाँ से इस वाले की हाइट कितनी हुई, इस वाले की हाइट है H1, और यहाँ पर इस वाले की हाइट कितनी है, H2 है। ठीक है जी, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है बच्चों, वो हमारे पास में A2 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना मान लेते हैं, A1 है। यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी कितनी है, V2 है। यहाँ पर मैं प्रेशर मान लेता हूँ P2 मान लेता हूँ, यहाँ पर प्रेशर कितना मान लेता हूँ, P1। इस वाले एंड में प्रेशर P1 है, राइट। अच्छा जी, यहाँ पर आपको पता है मास फ्लो रेट सेम रहने वाला है। आप यूँ कहूँ कि वॉल्यूम फ्लो रेट आपका सेम रहने वाला है थ्रू आउट द वॉल्यूम, है ना। आप लोगों को अच्छे पता है वॉल्यूम फ्लो रेट आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो अब ये क्या बोलता है
ये बर्नौली थ्योरम क्या बोलती है कि किसी आइडियल और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए थ्रू आउट द वॉल्यूम जो एनर्जी होती है फ्लूइड की, टोटल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है जी, आपकी फ्लूइड की टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और जो फ्लूइड होता है इसके पास कितने प्रकार की एनर्जी होती है? 3 प्रकार की एनर्जी होती है, 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो आप याद रखना, जो टोटल एनर्जी होती है फ्लूइड फ्लो, टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड फ्लो, टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड फ्लो, जिसमें कि हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, प्लस प्रेशर एनर्जी, ठीक है जी। तो इन तीनों का सम को बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो ये क्या रहने वाली है? ये कांस्टेंट रहने वाली है। बर्नौली थ्योरम क्या बोलती है? फॉर एन आइडियल एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो sum of total energy of fluid remains constant, ठीक है जी। टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी आपकी, ये समझ गए। तो टोटल एनर्जी में आपका क्या आ जाएगा बच्चों? तो आपको पता है कि हमारे पास में टोटल एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। इन तीनों का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है। एनर्जी इन तीनों का सम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा? एंट्रेंस पर जो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? एंट्रेंस में वेलोसिटी कितनी है? v1 है, ठीक है जी। तो एट एंट्रेंस है ना, काइनेटिक एनर्जी एंट्रेंस में कितनी होगी? मास फ्लो रेट तो थ्रू आउट द वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे भी मास फ्लो रेट m ले लेते हैं, यहाँ पे भी m ले लेते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट भी क्या थ्रू आउट द वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट कैपिटल V ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी कैपिटल V होगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं कैपिटल V यूज़ करूँगा वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए, स्मॉल v यूज़ करूँगा वेलोसिटी के लिए, राइट। तो मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी एट एंट्रेंस, तो याद आएगी काइनेटिक एनर्जी एट एंट्रेंस प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भैया एंट्रेंस पे? यहाँ पे मास फ्लो रेट m है, हाइट कितनी h1 है, तो मास फ्लो रेट वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगा? mgh1, ठीक है जी। और प्रेशर एनर्जी कितनी होती है बच्चों? यहाँ पे कितना प्रेशर है? इस वाले एंड पर P1 प्रेशर है, इस यहाँ पर P1 प्रेशर, उसके बावजूद आप यहाँ पर m1 मास को घुसेड़ रहे हो अंदर की तरफ, m मास को घुसेड़ रहे हो अंदर की तरफ, इस P1 के अगेंस्ट आप m मास को अंदर घुसेड़ रहे हो, है ना। तो आप कुछ वर्क कर रहे हो ना इस P1 प्रेशर के अगेंस्ट। तो जो आप वर्क कर रहे हैं इस P1 प्रेशर के अगेंस्ट लिक्विड को अंदर पंप करने में, तो दैट वर्क इज नोन एज दी क्या? प्रेशर एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। तो प्रेशर एनर्जी इज बेसिकली द वर्क डन अगेंस्ट द प्रेशर P1 इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट, समझ गए। तो P1 V आपको क्या देता है? ये देता है आपको प्रेशर एनर्जी, बराबर होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी mv2 का स्क्वायर प्लस mgh2 प्लस P2, वॉल्यूम फ्लो रेट तो कांस्टेंट रहती है, तो मैंने V2 लिया है वहाँ पर भी। तो ये था आपका काइनेटिक एनर्जी एट एंट्रेंस, पोटेंशियल एनर्जी एट एंट्रेंस और प्रेशर एनर्जी एट एंट्रेंस। ये था आपका काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट, पोटेंशियल एनर्जी एट एग्जिट एंड प्रेशर एनर्जी एट एग्जिट। तो इन तीनों का सम कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे आप एंट्रेंस की बात करें चाहे आप एग्जिट की बात करें, राइट। तो इसको अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं, इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, थ्रू आउट द कैपिटल V से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? ये होता है डेंसिटी, ठीक है जी, प्लस मास अपॉन वॉल्यूम ये हो जाएगा डेंसिटी, प्लस P1 अपॉन V, P1 V अपॉन V, तो V से V गया तो P1 बचेगा, बराबर रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 प्लस P2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनती है बर्नौली थ्योरम की, ठीक है जी। तो बर्नौली थ्योरम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो जितनी एनर्जी आपकी फ्लूइड की आपकी एंट्रेंस पर है उतनी एनर्जी आपकी एग्जिट पर रहने वाली है। इनफैक्ट ना केवल एंट्रेंस और एग्जिट बल्कि अंदर किसी भी आप क्रॉस सेक्शन को पकड़ लेंगे, किसी भी वो क्या होते हैं उसको फ्लूइड के उसको पकड़ लेंगे, तो वहाँ पर जो उसकी टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहने वाली है। कितनी होगी? जितनी की एंट्रेंस पर जितनी की एग्जिट पर है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है? इट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड आपकी है? इट इज बेस्ड ऑन, बर्नौली थ्योरम किस पे बेस्ड है भाई? बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। किस पे बेस्ड है भाई? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे भी तो बेस्ड है, समझ गए ना।
तो ये आपका इंपॉर्टेंट वो है। तो बर्नौली थ्योरम आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल बर्नौली थ्योरम बल्कि इसके एप्लीकेशन भी आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके बर्नौली थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, राइट।